नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जानवरों के हित में बनाए गए कानून और प्रावधानों की जानकारी देंगे। भारतीय संविधान हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। भारत के संविधान ने जानवरों को भी जीवन जीने की आजादी दी है। अगर इनके जीवन को बाधित करने का कोई प्रयास करता है तो उसके लिए संविधान में कई तरह के दंड के प्रावधान हैं और इसके लिए सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया है और ये कानून देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने और अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया गया। इस कानून में नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व आदि के प्रावधान भी हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी जानवरों के हित में बनाए कानूनों और प्रावधानों से जुड़ी हुई देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो आप भी फोन करके इस विषय पर जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। जानवरों के हित के कानूनों की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप कानूनी सहायता इस विषय से जुड़ी हुई इस कार्यक्रम के जरिए ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 01206127 इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऋषिपाल जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आखिर क्यों लेकर आया गया था? देखिए, मतलब जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि और जानवरों का बात बताया, छोटी तो आज इम्पोर्टेंट है कि जो जानवर है और इंसान है उनका जो संबंध है वो सदियों से है, वो आजकल नहीं। और हम बहुत समय से बहुत सारे ऐसे जानवर जो हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं या हमारे में या हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के साथ साथ हमारी संस्कृति में भी ये प्रचलन है कि जब तक आवश्यकता न हो जानवरों का न मारे। पुरानी संस्कृति में यही प्रचलन है। उसमें जैसे जैसे हमारा देखते कि अधिक आधुनिकरण हुआ, जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, वैसे वैसे लगातार क्या है वन्य जीवों की संख्या कम होती चली। लेकिन जो जानवर है, जानवरों की जो आवश्यकता है और जानवरों का रखरखाव है उसको हर प्रजाति जो है हर मतलब देशवासी सोचा। और विशेष तौर पे जो पंचायती स्तर पे होता है या जनजातीय स्तर पे होता है वहां पे जो जानवरों के लिए विशेष प्रावधान होता है। और दूसरी बात जो है वन्य जीवों की बात करते हैं तो वन्य जीवों के साथ जो हमारा जो इंसान है उनका जो संबंध है वो एक ऐसे सिस्टम को बनाता है जिससे कि हमारी अपनी पहचान जो है या हमारी अपनी मौजूदगी जो है वो वन्य जीवों पर कहीं ना कहीं आधारित होती है। अगर वो एक बैलेंस है, अगर वो बिगड़ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत परेशान। तो ऐसी स्थिति में जो है कानून में लगातार बहुत सारे प्रोविजंस है। उसके बाद जो है जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जब लाया गया तो विशेष तौर पर इस एक्ट का जो प्रोविजन जो था वो यही था कि जो जंगल में रहने वाले पशु होते हैं या जानवर होते हैं जिनकी जैसे हम कुत्ता है या बैल है जिसकी हम ध्यान रखते हैं और आजीवन जो है उसके लिए भोजन प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो जानवर जंगल में रहते हैं उनका रखरखाव करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, उनके अवैध जो उनको मारना है उसको रोकने के लिए और जो उनके स्पेशल जो विशेष बैलेंस है जो उनकी संख्या है वो जो एक सिस्टम है उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए ये प्रावधान लाया गया कि किसी भी तरीके से जो जानवर है उन जानवरों को या वन्य जीवों को एक जो सिस्टम बनाया हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, वो खराब ना हो। और किसी भी तरीके से जो जानवर है उनको जब तक परमिशन कोर्ट की ना हो या सरकार की ना हो किसी भी जानवर को ना मारा जाए। उसके अलावा जैसे आपने बताया तो उसको और बेहतर बनाने के लिए लगातार जो प्रोविजन है, टाइगर रिजर्व है, बर्ड सेंचुरीज हैं और रिजर्व पार्क है, नेशनल पार्क है, वो उसी कड़ी में और चीजें और बेहतर होती। लेकिन इस कानून का जो विशेष कानून था उसका पर्पज यही था कि जो वन्य जीवन है उनके जीवन को बचाया जाए जिससे कहीं ना कहीं मानव जीवन भी
बच सके। बिल्कुल। ऋषिपाल जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना क्यों की जाती है और कौन कौन से पदाधिकारी इसमें शामिल रहते हैं? देखिए, पदाधिकारी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पदाधिकारी होता है, जो आपने कुछ समय पहले भी देखा होगा, जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, जी। उसके सबसे बड़े जो पदाधिकारी जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। हम्म। उसके अलावा जो जो संबंधित विभाग के मंत्री होते हैं वो होते हैं, और सेक्रेटरीज होते हैं, और बाकी अधिकारी। जी। विशेष रूप से जब ये प्रधानमंत्री कार्यालय के और लगातार प्रधानमंत्री के संपर्क में ये बोर्ड रहता है, तो इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है, जी। क्योंकि ऐसी स्थिति में एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी न केवल संबंधित मंत्री की होती है, हम्म। बल्कि वो जिम्मेदारी जो है वो लगातार जो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा देखी जाती है। जी। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ये देखते हैं कि जो वन्य जीवन है या उसका रख रखाव जो है वो किसी भी तरीके से जो है मतलब वो उसका सिस्टम खराब तो नहीं हो रहा है, या उसको बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपने देखा स्मगलिंग होती है, अवैध शिकार किया जाता है, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपने देखा होगा कि एक राज्य और दो राज्यों के बीच में कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर वन्य जीव को आने जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में केवल राज्य में जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड बनाया गया जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर सके, क्योंकि बर्ड्स का एक जगह से उड़ के दूसरी जगह ना, और जो एनिमल्स है उनका कम्यूट करना, तो अपने आप में ये स्थिति होती है। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर में होता है, और इसकी जवाबदेही जो अधिकारी होती है वो संबंधित मंत्री के बाद सीधी प्रधानमंत्री कार्यालय को होती है, इसलिए ये अपने में बहुत गंभीर विभाग। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, नेशनल पार्क की अवधारणा क्या है और इससे जुड़े प्रावधान क्या हैं? क्या कार्रवाई यहाँ प्रतिबंधित है या किन कार्रवाई की इजाजत है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, नेशनल पार्क जो है ये ऐसी अवधारणा है जिसको जब ये कानून बनाया गया उसके बाद ये महसूस किया कि किसी खास जगह पर जब वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ की जो ज्योग्राफी है, उसके हिसाब से अगर वहाँ पर जैसे वन्य जीव ज्यादा है, या मान लीजिए बर्ड ज्यादा है, या मछलियां ज्यादा है, या कोई और खास तरह के जो पशु है वो ज्यादा है, और उनका बचाव वहाँ इम्पोर्टेंट है। तो एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है, दोनों को ये अधिकार है कि उसको नेशनल पार्क जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क जो केंद्र सरकार है उसको नेशनल पार्क का दर्जा देती है। और वो जब तक कि मतलब जो विधायिका उसका उसमें उसकी जो नोटिफिकेशन जो एरिया दिया गया है, जब तक कि उसको विधायिका के अंदर परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसके एरिया में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। उसकी जो बाउंड्री है वो अपने आप एक कानून की तरह है। बिल्कुल। और अगर उसका परिवर्तन भी होता है, अगर राज्य सरकार परिवर्तन भी करना चाहती है, और अगर उस समय ऐसा लगता है कि जुडिशरी को लगता है कि ये परिवर्तन जो किया जा रहा है, जैसे अरावली का मैटर था और बहुत सारे मैटर थे, तो जुडिशरी को लगता है कि ये परिवर्तन जो है गैर कानूनी है, तो न्यायपालिका उन परिवर्तनों को अस्वीकार कर सकती है। तो नेशनल पार्क की अवधारणा वो यही है कि उस पार्क के अंदर, नेशनल पार्क में जो संबंधित जो पशु है वो रहे और वो स्वतंत्र रूप से विचरण करें। हालांकि वो सरकारी कहीं ना कहीं निगरानी में होते हैं, लेकिन पिंजरे में बंद नहीं होते, और प्राकृतिक रूप से ही वो अपने आप को भरण पोषण करते हैं और विचरण करते हैं, और अपनी प्रजाति होती है उसको आगे बढ़ाते। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये दोनों ही टर्म्स जो यूज किए गए हैं क्या कुछ हैं, दर्शकों को हमारे जरा अच्छे तरीके से समझाइए। देखिए, ये जो कम्युनिटी रिजर्व जो एरिया होता है, जैसे मान लीजिए या तो प्राइवेट एरिया हो या किसी कम्युनिटी एरिया हो, जैसे जनजातीय क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से ही जो वन्य जीव है, उन विशेष प्रकार प्रजाति, विशेष प्रकार के वन्य जीव है जो केवल वही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जा सकता। आप उसको उन प्रजाति को और क्षेत्र में ले जाकर नहीं बसा सकते। तो ऐसी स्थिति में उस एरिया को जो है नोटिफाई किया जाता है, एक कंजर्व, और उसके अंदर जब नोटिफाई हो जाता है तो उसके अंदर कोई स्थायी निर्माण नहीं हो सकता। कोई भी निर्माण होगा अस्थायी होगा, वो भी सरकार के परमिशन से होगा। उसका जो एरिया है उसके एरिया को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। उसके अंदर जो और बाकी जो हालांकि जो रिजर्व पार्क्स है, नेशनल पार्क्स है, उनमें लोग एनी सफारी उस पर भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से कोई परमानेंट रास्ता नहीं निकाला जा सकता, कोई रेल निकाली नहीं जा सकती, कोई जो हाईवे नहीं निकाला जा सकता। इससे की जो प्रजातियां हैं वो स्वतंत्र रूप से वहां पे रहे, उनका बचाव हो सके, उनको शिकार से रोका जा सके, विशेष तौर पे जो उनका अवैध जो उनको पकड़ना है या उनका स्मगलिंग है उस सब चीज को रोका जा सके, और वो
वैसे ही अपने आप को आगे बढ़ाएं। जैसे कि एक परंपरागत जंगल जो होता है उसके अंदर वो प्रजाति आगे बढ़ती है, तो उस रिजर्व पार्क जिसको रिजर्व किया जाता है उसके अंदर भी ये प्रजातियां वैसे ही अपने आप को बढ़ती है। इसके अलावा जो संबंधित अधिकारी होते हैं, संबंधित डिपार्टमेंट होता है, वो जी लगातार जांच करता है कि अगर कोई ऐसा तो नहीं, कोई प्रजाति जो है उसको संकट में है या उसको मारा जा रहा है या कोई हम्म, बीमारी हो गई है, जी तो ऐसी स्थिति में उचित जो उपाय होते हैं वो भी प्रदान किए जाते हैं। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, कब ये बनाया जाता है और इसके कौन कौन से सदस्य होते हैं, फंड ग्रांट कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें जानना चाहेंगे। देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको हम्म, जो केंद्र सरकार द्वारा फंड दिया जाता है और इस पर राष्ट्रपति और केंद्र संबंधित जो संबंधित मंत्री होते हैं जी वो उस विभाग को संभालते हैं। और विभाग में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये होती है कि समय समय पर सरकार को जानकारी देते हैं कि इस समय जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनकी संख्या कितनी है। जी आपने लगातार देखा होगा जो टाइगर जो रिजर्व होते हैं उनमें लगातार लगातार संख्या को वॉच किया जाता है कि भाई जो नंबरिंग है उनकी नंबरिंग में क्या फर्क है, हम्म, या उनके ऊपर नीचे सेंसस लगाए जाते हैं, वो कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जिससे उनकी रिसर्च होती है। तो इन सबके जो फंड होता है वो केंद्र सरकार से भी आता है और राज्य सरकार से भी आता है। इसके अलावा जो एनजीओ होती है या और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है वो भी जो है अनुदान देती है। तो उन अनुदानों से ये कोशिश की जाती है कि जितने भी ये जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो वन्य जीव है उनके जीवन को बचाया जा सके और उनको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोत्साहित किया जा सके और उसको वही एक एटमोसफेयर प्रदान होती है जो कि मतलब सामान्य रूप में एक स्थान का होता है। विशेष रूप से जो विशेष बात है कि जो उनके हैबिटेट होते हैं, जो उनके वैसे स्थान जो जैसे उनकी रहने की जगह होती है जो प्राकृतिक रूप से बनाई गई होती है, उसको तोड़ने का, उसको हटाने का वहाँ कोई प्रावधान नहीं होता। सरकार पूरी रूप से वो प्रतिबंधित होता है जी और अगर कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल। ऋषिपाल जी, टाइगर एंड अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्यों बनाया गया है और ये क्या खास काम करता है। देखिए वक्त जैसे आपने आपने बहुत बार सुना होगा जो टाइगर्स है, टाइगर्स का एक पर्टिकुलर नंबर जो है, टाइगर्स का रहना हमारी अपनी मानव प्रजाति के साथ रहने को जुड़ा हुआ है। वो एक सिस्टम है जिसको जो हम जब फूड चेन को पढ़ते हैं बहुत आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो जी फूड चेन को चलाने के लिए टाइगर्स का होना ये बहुत जरूरी है। लगातार लगातार जब टाइगर्स हमारे जंगल में कम होते चले जाते हैं तो बहुत जी सारे ऐसे जीव बढ़ते चले जाते हैं जो जिनका खतरा बढ़ जाता है कि वो शहर की तरफ आना चालू हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो जो टाइगर्स है, टाइगर की प्रजाति अपने आप में एक अम्ब्रेला की तरह होती है, साथ फैलती है प्रजाति और उसको ध्यान रखा जाता है। और ऐसे जो खुर वाले जो विशेष तौर पे जो जीव होते हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है जिससे कि जो हमारे फूड सिस्टम है, फूड चेन है, वो बनी रहे और वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो पर्टिकुलर एरिया को उनके लिए एक उसको प्रतिबंधित किया जाए, पब्लिक को वहां से आने से रोका जाए और वो केवल उसी परमिशन से आ सकते जब उनको सरकार के द्वारा परमिशन हो। विशेष रूप से सरकार के द्वारा ऐसे बजट पास किए जाते हैं जिससे कि उनकी विशेष प्रजाति में कई बार आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले आपने देखा प्रधानमंत्री का था कि कुछ विशेष तो टाइगर कम हो गए थे तो टाइगर्स को बाहर से बुला के जी और टाइगर्स को वहां पे छोड़ा जाता है जिससे उनकी संख्या बढ़ सके। बिल्कुल। ऋषिपाल जी, कई आपको जानवरों के हित के कानूनों की जानकारी दे रहे हैं और जिसके लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल सिंह जी आपको बताएंगे इस विषय से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो फोन लाइन्स के जरिए हमसे जुड़िए और कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर आप अपने समाधान सवालों का ले सकते हैं। ऋषिपाल जी, जानवरों के शिकार पर क्या प्रावधान है, कब शिकार प्रतिबंधित है, किन हालातों में शिकार की इजाजत रहती है। देखिए वक्त जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे देश में जो परंपरा के हिसाब से कोई पशु को शिकार वो नहीं किया जाता, केवल तभी किया जाता है जब आवश्यकता होती है। जैसे जब बहुत साल पहले शिकार होता था तो वो एक बैलेंस था जो पशुओं की संख्या के ऊपर व्यक्ति के जो आवश्यकता थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आया कि व्यक्ति की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई और कुछ लोगों ने शौकिया तौर पर भी जो है जानवरों का शिकार करना चालू जी जब हमारा संविधान बना, हमारे आईपीसी के प्रोविजन बने, उसके बाद अलावा जो लॉ बना उसके अंदर विशेष तौर पे ऐसे जो सामान्य जानवर भी और कुछ ऐसे विशेष जानवर भी जिनको मारने का प्रतिबंध किया गया और न केवल प्रतिबंध करके तो जुर्मान लगाया गया बल्कि पर सजा का प्रोविजन जी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सजा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जब जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा गली मोहल्ले में
अब बहुत ज्यादा एक समस्या हम्म, होती है वो, पर डॉग की समस्या होती है। डॉग को लोग लोग काट लेते हैं, लोग जी। उनको फिर बहुत सारी बार आपने देखा होगा, उनको लोग मार देते हैं, हम्म, कोई जहर दे देता है या कोई और प्रताड़ना करता है। तो चाहे वो जानवर वन्य जीव हो और या वो जानवर जो है आपके मतलब सोसाइटी में रहने वाला जानवर, हम्म, अगर किसी जानवर के साथ क्रूरता की जाए तो ऐसी स्थिति में आईपीसी में भी 428 429 के अंदर एक प्रोविजन है के साथ जो है सख्ती का व्यवहार किया जाएगा, और यहाँ तक कि अगर वो साबित होता है तो जुर्माने के अलावा 3 महीने की सजा भी। जी। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी जो प्रजाति है जो होने का आगाज है, हम्म, उनको अगर कोई व्यक्ति शिकार करता है तो उनके अंदर जो अधिकतम जो सजा का प्रोविजन है वो उसको बढ़ाकर 7 साल तक है। जी। लेकिन इस सब के बाद भी ऐसा कई बार देखा जाता है कि कुछ जानवर जो है उनकी संख्या अत्यधिक हो जाती है और वो वन्य जो जीव जो है वो कहीं ना कहीं मानव जो संसाधन है और उनको खराब करते हैं। जैसे हम्म, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने सुना होगा, नीलगाय। हम्म, उससे पहले आपने उससे पहले आपने एक उदाहरण देखा होगा तो बिहार के अंदर जो है नीलगाय जब बहुत संख्या में ज्यादा हुई थी और वो जो खेत थे उनको खराब कर रही थी और सारी चीजें को बाकी व्यवस्था जो है खराब होती है, ऐसी स्थिति में सरकार ने जो है उनका आदेश जारी किया, नोटिफिकेशन किया और उस नीलगाय की शिकार करने की जो परमिशन है। तो जब तक सरकार एक पूरी कमेटी बना के एक परमिशन नहीं दे देती तब तक किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो वन्य जीवियों को किसी भी तरीके से हानि पहुंचा सके या उसकी हत्या कर जी। सके। उनकी हत्या तभी हो सकती है जब सोसाइटी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो परमिशन देता है कि इनका जो हम्म, सोशल हैबिटेट जो है उनके साथ उनकी सिस्टम नहीं बैठ रहा है और इनको इनका एलिमिनेशन इनको मारना जरूरी है, तभी इनको जो है किया जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं डॉग की, या कई बार आपने सुना होगा तो डॉग जो है वो या तो पागल हो गया है हम्म, या कोई और समस्या हो लोगों को काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी का अधिकार नहीं है कि उस कुत्ते को जान से मारते हैं। जो जी। संबंधित जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वहाँ पे शिकायत करनी होती है, वो आते हैं और उसको कैप्टिव करके ले जाते हैं और उसके अलावा जो और प्रोविजन है उसके किए जाते हैं, जी। रेबीज के इंजेक्शन से और कुछ लगाया जी। जाता है। ऐसी स्ट्रॉ होता है तो हम्म, उनको भी जो है पकड़ के ले जाया जाता है और उनकी नसबंदी की जाती है जिससे कि उनकी संख्या आगे ना। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।